Wishing everyone a very good afternoon. And today is 20th of June 2020, and we are doing section 226 of the Income Tax Act. So just to revise a little bit of the section so that we can start right from the beginning. 226(1) कहता है कि जहां पर कोई भी सर्टिफिकेट सेक्शन 222 के अनुसार ड्रॉ अप नहीं किया गया है, असेसिंग ऑफिसर टैक्स को रिकवर कर सकता है किसी एक या ज़्यादा मोड्स से या तरीकों से जो इस सेक्शन में प्रोवाइडेड हैं। असेसिंग ऑफिसर का जो रिकवरी का पावर है, उसके जो मोड्स हैं वो इस सेक्शन में लिखे हुए हैं, और उन मोड्स को असेसिंग ऑफिसर यूज कर सकता है जब कोई सर्टिफिकेट 222 सेक्शन के तहत ड्रॉ अप नहीं किया गया होता टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा। 1A में कहा जा रहा है कि जहां पर ये सर्टिफिकेट ड्रॉ कर दिया गया है तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर रिकवर कर सकता है टैक्स इस सेक्शन के में मेंशन किसी भी मोड से बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले जो 222 सेक्शन में जो मोड्स ऑफ रिकवरी मेंशन्ड है उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ना डालते हुए। कहने का मतलब ये कि 222 सेक्शन में जो मोड्स ऑफ रिकवरी मेंशन्ड है उसके अलावा टीआरओ 226 सेक्शन में जो लिखे हुए मोड्स हैं, तरीके हैं टैक्स रिकवर करने के, उनको भी इस्तेमाल कर सकता है सर्टिफिकेट ड्रॉ करने के बाद। उसके बाद 226(2) में कहा गया है, इफ एनी असेसी इज इन रिसीट ऑफ एनी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज, अगर असेसी ऐसी इनकम के रिसीट में है यानी प्राप्त कर रहा है जो कि सैलरी हेड में चार्ज होती है, तो असेसिंग ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर उस पर्सन के लिए जरूरी कर सकता है जो उसको पे कर रहा है उस सैलरी को कि उसमें से डिडक्ट कर दे, जो भी बाद में उसके पेमेंट करे उसमें से डिडक्ट करे या घटाए जब रिक्विजिशन किया गया है उस डेट के बाद। यानी जब असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा है कि ऐसा करिए, उसके बाद जो भी रिक्विजिशन किया जा रहा है, रिक्विजिशन करने के बाद जो भी पेमेंट किया जा रहा है उस पेमेंट में से उसको एरियर ऑफ टैक्स ड्यू जो था वो घटाना है, और सच पर्सन शैल कंप्लाई विद एनी सच रिक्विजिशन, और उसके बाद वो पर्सन जो है अगर उसको ऐसे फीस रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड में उसके लिए ज़रूरी किया जाता है तो ऐसी रिक्विजिशन वो कंप्लाई करेगा, एंड ही शैल पे द सम सो डिडक्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंप्लाई करेगा मतलब क्या है कि वो घटाएगा, और घटाने के बाद जो बाकी बची राशि जो घटाई गई राशि है उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट पे जमा कर देगा या जैसे बोर्ड डायरेक्ट करेगा। तो जहाँ पर कोई असेसी है जो कि टैक्स डिफॉल्टर है और वो डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट है या फिर असेसी इन डिफॉल्ट है, उसके लिए अगर वो इनकम सैलरी से पा रहा है तो उसकी सैलरी को इस प्रावधान के अनुसार उसकी सैलरी में से टैक्स ड्यू को घटवा के और केंद्र सरकार के खाते में जमा करवाया जा सकता है, और बशर्ते ये कि जो सैलरी एग्जेम्प्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत, जब कोई सिविल कोर्ट कोई डिक्री करता है और उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में वो सैलरी को अटैच करता है, तो उस वक्त जो भी एग्जाम्पशन वहाँ पर सेक्शन 60 के द्वारा दिया गया वही एग्जाम्पशन यहाँ पर भी दिया जा रहा है, बशर्ते ये कि ये जो भी डिडक्शन, ये जो भी एग्जाम्पशन है, ये इसलिए दिया जाता है कि
किसी व्यक्ति की जीविका को पूरी तरह भी नहीं छीन लेना चाहिए। तो सेक्शन 60 के तहत सिविल प्रोसीजर कोड में जो राशि दी गई है, और इसको एक मिनट देख ही लेते हैं। सेक्शन 60 के तहत इसमें लिखा हुआ है द सैलरी टू द एक्सटेंट of the first 1000 rupees and 2/3 of the remainder in execution of any decree other than a decree for maintenance. ये सेक्शन 60 है, प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। जो डिग्री यानी जो ऑर्डर है सिविल कोर्ट का, उसके एग्जीक्यूशन में कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच वगैरह किया जा सकता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल। निम्नलिखित प्रॉपर्टी को अटैच या सेल किया जा सकता है डिग्री के एग्जीक्यूशन में, नेमली लैंड, हाउसेज और अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, promissory notes, government securities, bonds, securities for money, debts, shares in a corporation, and save as hereinafter mentioned, all other saleable property, movable and immovable, belonging to the judgment debtor, or over which judgment debtor यानी जिसने जजमेंट के हिसाब से जो पैसा देना था सिविल कोर्ट को नहीं दिया है, or over which or the profits of which he has a disposing power which he may exercise for his own benefit, whether the same be held in the name of the judgment debtor or by any other person in trust of him or on his behalf. कोई ऐसे प्रॉफिट जिसके ऊपर जजमेंट डेटर का पावर है, कंट्रोल है, और वो अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो जजमेंट डेटर के नाम पे हो, चाहे किसी और के नाम पे हो जो ट्रस्ट में उसके लिए होल्ड कर रहा है। और ये कहने के बाद ये कहा गया है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट और सेल। तो ये एक्सेप्शंस हैं कि क्या चीज़ अटैच या सेल नहीं की जा सकती, और उसमें ये लिखा गया है कि सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर in execution of any decree other than a decree for maintenance, provided that where any part of such portion of the salary as is liable to attachment has been under attachment, whether continuously or intermittently for a total period of 24 months, अगर टूटे हुए पीरियड में भी 24 महीने तक वो चीज़ अटैच रही है, सैलरी अटैच रही है, सच पोर्शन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, और जितना पोर्शन 24 महीने तक अटैच रहा है उसको वो एग्जेम्प्ट रहेगा अटैचमेंट से, until the expiry of a further period of 12 months, जब तक 12 महीने और नहीं निकल जाते, and where such attachment has been made in execution of one and the same degree, और जहाँ अटैचमेंट एक ही डिग्री के संबंध में हुआ है, shall after the attachment has continued for a total period of 24 months, अब टोटल 24 मंथ तक अगर अटैचमेंट हो चुका है तो वो फाइनली एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम एनी अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिग्री। और अगर मेंटेनेंस की डिग्री थी, जैसे विवाह में मेंटेनेंस दिया जाता है, तो किसी को मेंटेन करने की डिग्री थी तो 1/3 ऑफ द सैलरी को एग्जीक्यूट को अटैच नहीं किया जा सकता। और अगर मेंटेनेंस वाली डिग्री नहीं है, कोई और डिग्री है, तो उस केस में पहले 1000 रुपये और उसके बाद 1000 के बाद जो बाकी बचा उसमें से बाकी बचे में से जो 2/3 है, 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, उसको अटैच नहीं किया जा सकता है। सो whenever there is a doubt, so you should refer to the section 60 of the Code of Civil Procedure 1908, उसका जो बेयर एक्ट है उसको रेफर करना पड़ेगा आपको। तो ये एक्सेप्शन है, सैलरी के केस में एक्सेप्शन है। तो वही मैं देख रहा हूँ कि कोई और सैलरी का है कि नहीं, इसमें नहीं है।
सो आई थिंक वही चीज़ है कि पहला 1,000 रुपये और 1,000 माइनस करने के बाद जो बाकी सैलरी बचती है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो अटैच नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके अलावा जो 1/3 हिस्सा है वो अटैच किया जा सकता है या उसमें से पेमेंट घटा के जमा करवाया जा सकता है। अब आते हैं द असेसिंग 226(3)(1) पे। द असेसिंग ऑफिसर और द TRO मे एट एनी टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिस इन राइटिंग। अभी तक तो ये हुआ कि सैलरी को आप सैलरी में से घटा के जमा करवा सकते हैं। अब बारी आती है कोई भी जो मनी ड्यू है, मे एट एनी टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिस इन राइटिंग। इसके लिए राइटिंग में नोटिस भेजना होगा। रिक्वायर एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए ज़रूरी किया जा सकता है। फ्रॉम होम मनी इज ड्यू, जिससे मनी ड्यू है एसएससी को, और मे बिकम ड्यू या ड्यू हो जाएगा टू द एसएससी और एनी पर्सन हु होल्ड्स, और या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पैसा होल्ड कर रहा है या बाद में होल्ड करेगा, सब्सिक्वेंटली में होल्ड मनी फॉर द एसएससी और ऑन अकाउंट ऑफ द एसएससी, कि उससे उसके लिए ज़रूरी किया जा सकता है टू पे टू द असेसिंग ऑफिसर, कि वो असेसिंग ऑफिसर या TRO को ये पेमेंट करे, या तो तुरंत आइदर फोर्थविथ अपॉन द मनी बिकमिंग ड्यू, जैसे ही वो पैसा ड्यू हो जाए, या उसके वो होल्ड करे उसको जैसे ही, और एट और विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, या फिर जो टाइम नोटिस में स्पेसिफाइड है तब तक वो उसको दे। तो जो ये नोटिस जाएगा उसमें लिखना पड़ेगा कि, या तो उस पर लिखना पड़ेगा कि आप ये फोर्थविथ दे दीजिए, और या फिर लिखना होगा कि जो टाइम स्पेसिफाई किया जा रहा है नोटिस में उतने टाइम में वो उसको दे दे। नॉट बीइंग बिफोर द मनी बिकम्स ड्यू और इज हेल्ड, और वो टाइम मनी ड्यू के होने से पहले का नहीं हो सकता, या मनी कोई हाथ में आने से पहले का नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने जेब से नहीं देगा। सो मच ऑफ द मनी एज इज सफिशिएंट टू पे, उतनी राशि वो दे जो कि पर्याप्त है, टू पे द अमाउंट ड्यू, जो भी ड्यू अमाउंट है उसको पे करने के लिए, बाय द एसएससी के द्वारा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द एरियर्स, जो एरियर्स हैं टैक्स के उसके रिस्पेक्ट में जो भी अमाउंट ड्यू है, और द होल ऑफ द मनी व्हेन इट इज इक्वल टू और लेस देन दैट अमाउंट, या वो पूरा पैसा अगर वो जो पैसा उसका ड्यू था उससे अगर कम है या उसके बराबर है तो पूरा पैसा वो दे। तो इस तरह से जो जिस व्यक्ति का पैसा ड्यू होने वाला, जिस व्यक्ति के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है एसएससी का, या उसको ड्यू होने वाला है या ड्यू है कि जो उसको देना है एसएससी को, उससे कहा जा सकता है जैसे ये पैसा ड्यू हो जाए या आपके हाथ में आ जाए तो आप ये पैसा फोर्थविथ हमको दें। पे टू दी असेसिंग ऑफिसर, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पैसा वो असेसिंग ऑफिसर को देगा या टैक्स रिकवरी ऑफिसर को देगा। यहाँ पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रेडिट पे देने के लिए नहीं कहा जा रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर वाले सेक्शन में जब सैलरी में से घटाया गया था वहाँ लिखा था कि इट शुड बी डिडक्टेड एंड सम सो डिडक्टेड को पे करना होगा टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जो मनी ड्यू है दैट इज टू बी पेड टू द असेसिंग ऑफिसर और द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। उसके बाद जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। उसके बाद नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन में बी इशूड टू एनी पर्सन हु होल्ड्स और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड एनी मनी फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ द एसएससी जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन। ये नोटिस जो है वो ऐसे व्यक्ति को भी इशू किया जा सकता है जो कि जॉइंटली किसी और पर्सन के साथ उस मनी को होल्ड कर रखा है जिसने। And for the purposes of this subsection, the shares of the joint holders in such account shall be presumed until the contrary is proved to be equal. और ये भी मान लिया जाएगा कि जब तक जॉइंट होल्डर्स जो हैं, जो जॉइंट होल्डर्स हैं उस अकाउंट के, वो उनका बराबर का शेयर है जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता। ये प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन इन लॉ का मतलब उसको सर्टन फैक्ट्स पे
कुछ फैक्ट्स जब पूरे हो जाते हैं तो प्रिजम्पशन ड्रॉ हो जाता है। और यहाँ पर फैक्ट ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पैसा ड्यू हो सकता है एसएससी को, या ऑलरेडी ड्यू है, या वो होल्ड कर रहा है एसएससी का पैसा, या होल्ड करेगा, और ये पैसा जो वो होल्ड कर रहा है वो जॉइंटली होल्ड कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ, और एसएससी का टैक्स ड्यू है, तो ऐसे केस में एसएससी को नोटिस दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उसका शेयर बराबर का है, और जो बराबर का शेयर है वो उसमें से ले लिया जाएगा, जब अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव, जब तक कि इसका विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता। A copy of the notice shall be forwarded to the SSC at his last address. और ये जो नोटिस दिया जा रहा है उसकी एक कॉपी एसएससी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी उसके पिछले एड्रेस पे, जो असेसिंग ऑफिसर को पता था या टैक्स रिकवरी ऑफिसर को पता था। और एंड इन द केस ऑफ ए जॉइंट अकाउंट टू ऑल द जॉइंट होल्डर्स, और अगर पैसा जॉइंट अकाउंट में है तो सारे के सारे जॉइंट होल्डर्स को ये नोटिस फॉरवर्ड किया जाएगा एट देयर लास्ट एड्रेसेस, उनके आखिरी एड्रेसेस पे जो असेसिंग ऑफिसर को पता थे या टैक्स रिकवरी ऑफिसर को पता थे। तो यहाँ पे नोटिस जो है वो जा रहा है एसएससी को, फॉरवर्ड किया जा रहा है, केवल उसको रिसीव कराने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कितने टाइम में उसको वो करना है, नोटिस फॉरवर्ड करना है या रिसीव कराना है। Save as otherwise provided in this subsection, every person to whom a notice is issued, हर व्यक्ति जिसको ये नोटिस इशू किया जाता है इस सबसेक्शन के तहत वो बन जाएगा, shall be bound to comply with such notice, वो ऐसे नोटिस के साथ कंप्लाई करे। And in particular, और खास तौर पे, where any such notice is issued to a post office, जब भी ऐसा कोई नोटिस किसी पोस्ट ऑफिस, बैंक या इंश्योरर को इशू होता है, it shall not be necessary for any passbook, deposit, receipt, policy or any other document to be produced. जब भी ये नोटिस पोस्ट ऑफिस, बैंक, इंश्योरर को इशू होता है तो कोई ज़रूरत नहीं होगी कि कोई पासबुक दिखाई जाए या कोई डिपॉजिट रिसीट दिखाई जाए या प्रोड्यूस की जाए या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोड्यूस की जाए या कोई भी और डॉक्यूमेंट हो जो प्रोड्यूस किया जाए for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before the payment is made. किसी एंट्री को करने के लिए या किसी एंडोर्समेंट को करने के लिए, एंडोर्समेंट यानी मार्किंग कर देना या उसी तरह से कोई चीज कर देने के लिए, और द लाइक बीइंग मेड बिफोर पेमेंट इज मेड, पेमेंट करने से पहले, नॉट विथस्टैंडिंग एनी रूल, प्रैक्टिस और रिक्वायरमेंट टू द कॉन्ट्ररी, भले ही ऐसा कोई रूल या ऐसी कोई प्रैक्टिस या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट, इसके विपरीत जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि जहां पे एंट्री या एंडोर्समेंट करने का रिक्वायरमेंट है किसी पासबुक पे या डिपॉजिट रिसीट पे या पॉलिसी पे। पहले ये होता था कि जिसको अपना पॉलिसी रिन्यू करानी है या डिपॉजिट रिसीट को रिन्यू कराना है या पासबुक में कोई पैसा डालता है जाके या निकालता है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन करते टाइम ये कागज़ को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती थी, और इसलिए होती थी ज़रूरत क्योंकि उसमें एंट्री करना होती थी या एंडोर्समेंट करना होता था, और इसलिए उसको करने की ज़रूरत होती थी। तो टीआरओ या एओ को के लिए ये कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इस तरह का कोई भी कागज़ प्रोड्यूस करे। उसको तो केवल एसएससी का नाम और उसका पैन बता दे, आधार बता दे, मतलब एसएससी को आइडेंटिफाई कर दे। उसके बाद अगर उसका कोई भी पैसा पड़ा हुआ है उस पर पोस्ट ऑफिस, बैंक के पास या इंश्योरर के पास, या ड्यू होगा बाद में वापस करने के लिए, तो वो सारा वो जो भी पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो उसको उनको जब नोटिस मिल जाएगा तो उनको देना पड़ेगा केंद्र सरकार को, और उसके लिए कोई पासबुक वगैरह को कोई कागज़ प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एओ या टीआरओ। इसके बाद एनी क्लेम रिस्पेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच अ नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन हैज बीन इशूड, जिस प्रॉपर्टी के रिलेशन में
नोटिस इशू कर दिया गया है इस सबसेक्शन में, यानी सबसेक्शन 2 में, के संबंध में अगर कोई भी क्लेम है जो अराइज कर रहा है नोटिस के डेट के बाद, वो क्लेम वॉइड हो जाएगा, यानी कि एज अगेंस्ट एनी डिमांड कंटेन इन द नोटिस, यानी जो डिमांड होगी वो उसको प्राथमिकता मिल जाएगी नोटिस में जो डिमांड है, और वो क्लेम वॉइड हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है कि भाई हमारा मोर्टगेज था, तो मोर्टगेज के अगेंस्ट मुझे इसमें से पैसा दे दी, लेकिन उसके पहले सर्व हो गया है नोटिस इशू हो गया है, और वंस द नोटिस इशूड, उसके बाद का कोई भी क्लेम है, चाहे एसएससी खुद ही विड्रॉ करने पहुंच जाए, लेकिन अगर नोटिस इशू हो गया है तो उसका जो भी क्लेम है वो वॉइड है और डिमांड के अगेंस्ट, यानी डिमांड लागू हो जाएगी, और कोई भी ऐसा क्लेम जो है जो किसी दूसरा व्यक्ति क्लेम ला रहा है या कोई वही व्यक्ति भी क्लेम ला रहा है, एसएससी भी क्लेम ला रहा है किसी पैसे पे, तो वो क्लेम ड्यू, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। Where a person to whom a notice under this subsection is sent objects to it. तो 2(6) में क्या कहा गया है कि जब भी कोई पर्सन जिसको ये नोटिस भेजा जा रहा है वो उस पर ऑब्जेक्शन करता है, उसको विरोध करता है बाय स्टेटमेंट ऑन ओथ, और उसके विरोध में ओथ पर स्टेटमेंट दे देता है, और ये स्टेटमेंट ऑन ओथ क्या देता है वो, दैट द सम डिमांडेड और एनी पार्ट देयर ऑफ इज नॉट ड्यू टू द एसएससी, जो भी पैसा राशि डिमांड की गई है वो एसएससी को के लिए ड्यू नहीं है, और that he does not hold any money for or on account of the SSC, या फिर वो कोई पैसा नहीं होल्ड कर रहा एसएससी के अकाउंट पे, या कोई डिमांड एसएससी के खिलाफ नहीं है, इस तरह का अगर स्टेटमेंट ऑफ ओथ वो दे देता है ऑब्जेक्ट करते हुए, then nothing contained in this subsection shall be deemed to require such person to pay any such sum. तो इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो उसमें यह माना नहीं जा सकता कि वो जरूरी कर रहा है ऐसे पर्सन के लिए कि वो ऐसी राशि को पे कर दे या उसका पार्ट पे कर दे, एज द केस में भी, जैसा भी केस हो। बट इफ इट इज डिस्कवर्ड दैट सच स्टेटमेंट वाज फॉल्स, लेकिन अगर ये बाद में ये पाया जाता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो अंडर ओथ दिया गया था वो फॉल्स था, इन एनी मटीरियल पर्टिकुलर, कोई भी ऐसे उसके वृत्तांत में कोई भी ऐसे पर्टिकुलर के पे जो कि मटीरियल था, यानी जिसकी इंपॉर्टेंस थी, सच पर्सन शैल बी पर्सनली लायबल टू द ऑफिसर और टीआरओ, ऐसा पर्सन जो है जो फॉल्स स्टेटमेंट दे देगा वो पर्सनली लायबल हो जाएगा ईओ और टीआरओ के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज ओन लायबिलिटी टू द एसएससी, जो भी उसकी अपनी लायबिलिटी थी एसएससी की तरफ, उसके लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा ऑन द डेट ऑफ द नोटिस की तारीख पे, और टू द एक्सटेंट ऑफ एसएससी लायबिलिटी फॉर एनी सम ड्यू अंडर दिस एक्ट, या कोई भी और लायबिलिटी अगर एसएससी की है इस एक्ट के तहत, वो लायबल हो जाएगा असेसिंग ऑफिसर की ओर, पर्सनली लायबल हो जाएगा टू द असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर। तो अगर यहाँ पे हम पर्सनली लायबल की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर जो पेमेंट करने वाला बैंक है तो बैंक की जो लायबिलिटी है, क्योंकि लायबिलिटी बैंक की है तो पर्सनल लायबिलिटी बैंक मैनेजर की कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, जो पर्सनल लायबिलिटी होगी वो बैंक की होगी। इस बात को हमको ध्यान रखना है। The assessing officer or TRO may at any time from time to time amend or revoke any notice issued under this subsection. और AO या TRO जो है कोई भी ऐसा नोटिस इशू किया जाता है उसको या तो अमेंड कर सकते हैं या उसको कैंसिल कर सकते, रिवोक कर सकते हैं, और एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग द पेमेंट, या पेमेंट करने का टाइम बढ़ा सकते हैं इन परसुएंस ऑफ सच नोटिस, ऐसे नोटिस के परसुएंस। उसके बाद यानी यहाँ पर एओ और टीआरओ के पास पावर है कि उस नोटिस को या तो अमेंड कर देंगे या रिवोक कर देंगे किसी भी टाइम। जैसे वो गया बैंक में, उसने देखा कि ये वहाँ पर पैसा ही नहीं है और नोटिस रिवोक कर दिया, या कम पैसा है तो अमेंड कर दिया, या टाइम बढ़ा दिया पेमेंट के लिए।
उसके बाद AO और द TRO शैल ग्रांट अ रिसीट फॉर एनी अमाउंट पेड। अगर कोई भी अमाउंट पे किया जाता है उसके लिए वो एक रसीद देगा AO या TRO। अगर वो अमाउंट किसी नोटिस के कंप्लायंस में पे किया गया है जो इस सबसेक्शन में इशू किया गया था, एंड द पर्सन सो पेइंग, और जो व्यक्ति उसको पे कर रहा है, यानी नोटिस इशू किया गया, उसको अमाउंट पे कर दीजिए, जो पर्सन पे कर रहा है शैल बी फुली डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, और जो पे कर रहा है उसकी जो लायबिलिटी है एसएससी की ओर, उससे वो डिस्चार्ज माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट सो पे, जो भी अमाउंट उसने पे की होगी। यानी वो जो व्यक्ति है अब ये नहीं कह सकता कि ये लायबिलिटी तुम्हारी है, तुमने मुझे दो, क्योंकि उसने तो उसको टैक्स के रूप में सरकार को दे दिया, इसलिए वो प्रोटेक्ट हो गया है, एंड उसकी कोई भी लायबिलिटी एसएससी की तरफ लीगली नहीं रह जाएगी। उसके बाद 9 है, एनी पर्सन डिस्चार्जिंग एनी लायबिलिटी टू द एसएससी आफ्टर रिसीट ऑफ ए नोटिस। जो भी व्यक्ति अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहा है एसएससी की ओर, नोटिस उसको मिल गया था, तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए था कि एओ या टैक्स रिकवरी ऑफिसर को अमाउंट दे देना चाहिए था। लेकिन ऐसा करने के बजाय अगर वो इस प्रकार से करता है कि वो अपनी लायबिलिटी जो एसएससी की तरफ थी वो डिस्चार्ज कर देता है, यानी जो मान लो ड्यू था पेमेंट उसको एसएससी को दे देता है, इसके बजाय कि डिपार्टमेंट को दे, तो वो लायबल हो जाएगा पर्सनली टू द असेसिंग ऑफिसर और द टैक्स रिकवरी ऑफिसर। कोई भी पर्सन जो अपनी लायबिलिटी को जो डिस्चार्ज कर देगा किसी लायबिलिटी को टू द एसएससी, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अपनी लायबिलिटी के एक्सटेंट तक वो लायबल हो जाएगा उसके लिए। Sorry for the little bit of interruption. We are continuing further. Assessing officer or the tax recovery officer may at any time from time to time amend or revoke any notice. ये तो हो गया कि नोटिस को वो रिवोक कर सकता है, अमेंड कर सकता है, या टाइम को एक्सटेंड कर सकता है पेमेंट करने का। उसके बाद द असेसिंग ऑफिसर और द टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल ग्रांट अ रिसीट। जो असेसिंग ऑफिसर है वो रिसीट ग्रांट करेगा, रसीद देगा जिसको कहते हैं, जो भी अमाउंट पे किया गया था इन कंप्लायंस विद द नोटिस which was issued under this subsection, and the person so paying shall be fully discharged from his liability। और जो पर्सन वो पे कर रहा है उसकी जो लायबिलिटी एसएससी की तरफ थी उससे वो डिस्चार्ज माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट सो पेड, उस हद तक जो अमाउंट उसने पे किया था। उसके बाद एनी पर्सन डिस्चार्जिंग एनी लायबिलिटी टू द एसएससी, यदि कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देता है एसएससी की ओर आफ्टर रिसीट ऑफ ए नोटिस अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी पर्सनली लायबल। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर कोई बैंक ऑफिसर है और वो अपनी ड्यूटी के तहत बैंक मैनेजर के कहने पे
एसएससी को पेमेंट कर देता है। तो यहां पे पर्सन डिस्चार्जिंग एनी लायबिलिटी कौन है? लायबिलिटी थी बैंक की, सो पर्सन डिस्चार्जिंग लायबिलिटी बैंक की है। ये कहना कि वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, तो बैंक ऑफिसर विल नॉट बी पर्सनली लायबल टू द असेसिंग ऑफिसर और द टैक्स रिकवरी ऑफिसर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज ओन लायबिलिटी टू द एसएससी सो डिस्चार्ज, बट रादर बैंक विल बी लायबल ना। अब वो बैंक लायबल हो जाएगा का मतलब क्या है? बैंक लायबल हो जाएगा मतलब नाउ बैंक बिकम्स द टैक्स डिफॉल्टर एंड बैंक हैज टू पे दैट अमाउंट from their pocket. Once they become liable, so they have to pay the amount. Any person discharging any liability to the SSC after receipt of a notice under this subsection shall be personally liable to the assessing of tax recovery officer. और पर्सनल लायबिलिटी की जहां तक बात है, कोई इंडिविजुअल होगा तो वो तो पर्सनली लायबल हो ही जाएगा। कोई भी कंसर्न है जो कि पर्सन है, पर्सनली लायबल, जो पर्सन वर्ड से पर्सनली बना है, तो एज ए पर्सन ही विल बी लायबल टू द असेसिंग ऑफिसर और द टैक्स रिकवरी ऑफिसर to the extent of his own liability to the SSC, so discharge. जो लायबिलिटी उसने एसएससी की डिस्चार्ज कर दी, उस हद तक के लिए वो एओ की ओर लायबल हो जाएगा, और टू द एक्सटेंट ऑफ द एसएससी लायबिलिटी फॉर एनी सम ड्यू अंडर दिस एक्ट, या उस हद तक लायबल हो जाएगा जो भी एसएससी की लायबिलिटी उस एक्ट के तहत है, विच एवर इज लेस, जो अमाउंट भी उनमें से कम होगा। यानी जो उसने डिस्चार्ज कर दिया या एसएससी की पूरी लायबिलिटी तक, वो जो भी उनमें से कम मात्रा है, अगर एसएससी की लायबिलिटी कम की है तो उस कम मात्रा तक वो लायबल रहेगा असेसिंग ऑफिसर की ओर। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं कि वो डीम टू बी इन डिफॉल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जिसने अपनी लायबिलिटी एसएससी को डिस्चार्ज कर दी थी, और अब रिकवरी जो है उस पर्सन से की जाती है, की जा सकती है जिसने वो लायबिलिटी एसएससी की ओर डिस्चार्ज कर दी। जो पैसा एसएससी को उसने वापस कर दिया, जो पैसा उसको टैक्स रिकवरी ऑफिसर या एओ को देना चाहिए था, जो पैसा उसका एसएससी की तरफ ड्यू हो गया था, या जो वो होल्ड कर रहा था पैसा एसएससी के अकाउंट पे या एसएससी के लिए। Now, if the person to whom a notice under this subsection is sent fails to make the payment, जिस व्यक्ति को ये नोटिस भेजा जाता है इस सबसेक्शन में, वो पेमेंट करने में फेल हो जाता है, इन परसुएंस देयर ऑफ टू द असेसिंग ऑफिसर, if the person to whom a notice under this subsection is sent fails to make the payment in pursuance thereof, in pursuance thereof यानी उस नोटिस के परसुएंस में अगर वो उस पेमेंट करने को फेल हो जाता है असेसिंग ऑफिसर को या टीआरओ को, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट। यहां पर वो लायबिलिटी डिस्चार्ज भी नहीं कर रहा है, बस वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो ही शैल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी इन डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो भी नोटिस में अमाउंट स्पेसिफाइड है उसके रिस्पेक्ट में, एंड फर्दर प्रोसीडिंग्स में बी टेकन अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ फर्दर प्रोसीडिंग ली जा सकती हैं फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट, उस अमाउंट को रियलाइज करने के लिए या ले लेने के लिए, एज इफ इट वर एन एरियर ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम हिम, जैसे कि वो उससे उसका एरियर ऑफ टैक्स हो, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 222 टू 225। और ये जो रिकवरी है, ये सेक्शन 222 से लेकर 225 सेक्शंस के बीच में जो तरीके दिए हुए हैं, उन तरीकों से की जा सकती है। And the notice shall have the same effect as an attachment of a debt by the tax recovery officer in exercise of his powers under section 222। और जो नोटिस था उसका वही इफेक्ट होगा, एंड द नोटिस शैल हैव द सेम इफेक्ट, यानी जो नोटिस उसको भेजा गया था का इतना पेमेंट कर दीजिए, उसका वही इफेक्ट होगा कि जैसे कि कोई डेट अटैच कर ली गई हो टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स अंडर सेक्शन 222। जो सेक्शन 222 में जो डेट्स अटैच की जाती हैं, और उस पावर्स के तहत जैसे कि डेट अटैच कर ली गई हो, नोटिस का इफेक्ट यही होगा
कि अगर जैसे कोई डेट अटैच हो जाती है लेकिन वो डेट को उसको डिस्चार्ज कर देता है या उसका पेमेंट नहीं करता, तो उस डेट को रिकवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बात साफ हो रही है कि मान लीजिए कोई बैंक है और बैंक ने पेमेंट नहीं किया और आपको लिख के दे दिया कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, ये नहीं कि पैसा नहीं है हमारे पास, उन्हें मना कर दिया। इफ इट या आपने कोई टाइम लिखा था, उस टाइम के तहत, उस टाइम के अंतर्गत बैंक ने पेमेंट नहीं किया, एओ ने एक टाइम दिया हुआ था, लेट्स से 7 डेज का, जो भी रीजनेबल टाइम था, या 3 डेज का, 4 डेज का, जो भी है। आजकल तो बैंक के लिए तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बैंक को जिस वक्त चेक आता है तो वो 1 दिन में वो क्लियर कर देते, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का मैक्सिमम टाइम आप देंगे बैंक को। अगर बैंक उसका पेमेंट नहीं करता तो सेक्शन 222 से लेकर सेक्शन 225 का प्रयोग किया जा सकता है। सेक्शन 226 का प्रयोग नहीं हो रहा है, सेक्शन 222 से 225 का प्रयोग किया जाएगा उस टैक्स को लेने के लिए, ये मानते हुए कि अब ये टैक्स एरियर इसका खुद का हो गया है, यानी जो पर्सन था जो जिसने पेमेंट नहीं किया, वो फेल्स टू मेक द पेमेंट। तो इस बात को मद्देनजर रखना है कि सेक्शन 222 से 225 का जिक्र किया गया, यानी उसके खिलाफ 226 की कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा, वो मुश्किल पार्टी है, तो हमको उसको जबरदस्ती लेना पड़ेगा पैसा। उसको जब तक अटैच नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कुछ अटैचमेंट एंड सेल वगैरह नहीं करेंगे, तब तक नहीं मानेगा। सेक्शन 222 को एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले भी देखा था, बट वी कैन जस्ट गो बैक टू सेक्शन 222 एंड सी कि जो 4 मोड्स दिए हुए हैं जिस तरह से जो टैक्स इन एरियर्स है जो इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, उनके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है कि या तो मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल किया जा सकता है, और या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट या सेल किया जा सकता है, या असेसी का अरेस्ट या उसका डिटेंशन प्रिजन में किया जा सकता है, और या फिर एक रिसीवर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है असेसी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। और टैक्स रिकवरी ऑफिसर ये एक्शन ले सकता है भले ही कि रिकवरी ऑफ एरियर्स के लिए कोई और मोड अख्तियार कर लिया गया हो, यानी मान लीजिए कि 226 की कार्रवाई की गई है तो भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर इन मोड्स को भी साथ साथ इस्तेमाल कर सकता है। तो ये नहीं कह सकता कि अभी तो उन्होंने मेरी डेट अटैच की थी, यहाँ पे अब जो है कि मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे वो कर दी, बेच रहे हैं। So that was 226 सेक्शन के हम ऑलमोस्ट अंत तक पहुंच गए, बट इसको और दो इसके सेक्शन सब सेक्शन बचे हैं। 226(4) क्या कहता है? अभी हमने 226(3) तक किया है। 226(4) ये कहता है कि द असेसिंग ऑफिसर ऑफ द टीआरओ मे अप्लाई टू द कोर्ट इन हुज कस्टडी देयर इज मनी। किसी अगर कोर्ट के कस्टडी में कोई पैसा है विच इज बिलोंगिंग टू द, तो the AO or the TRO can apply to the court for payment or to him, कि उसको पेमेंट किया कर देने के लिए of the entire amount of such money, or if it is more than the tax due, an amount sufficient to discharge the tax, जितना भी अमाउंट पर्याप्त है टैक्स को डिस्चार्ज करने के लिए। और जब हम टैक्स को डिस्चार्ज करने की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी शामिल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन टैक्स इज ऑल्सो इन द नेचर ऑफ टैक्स। तो जितना भी अमाउंट पर्याप्त था टू डिस्चार्ज द टैक्स, उतना अमाउंट को दे देने के लिए अगर कोर्ट के पास है, कोर्ट के पास, क्योंकि जबरदस्ती आप नहीं ले सकते कोर्ट से, तो आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कोर्ट को
वहां पर कोई नोटिस बेच के नहीं कहते दो 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 पैसा, कोर्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कस्टडी में वो पैसा था। और कोर्ट को जब अप्लाई करेंगे तो कोर्ट विल अप्लाई इट्स माइंड देयर, और जहां पे भी जरूरी है तो कोर्ट वहां ऑर्डर कर देगा। Does the AO or the TRO may, if so authorized by the PCCIT or the CCIT or PCIT or CIT by general or special order, recover any areas of tax due from an assessee by restraint and sale of his movable property in the manner laid down in third schedule. अगर टीआरओ को या एओ को ऑथराइज कर दिया जाता है किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा, एक्सेप्ट जॉइंट कमिश्नर के द्वारा, और ये ऑथराइजेशन पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसीआईटी या सीआईटी द्वारा दिया जाएगा, और ये जो ऑर्डर है ये किसी एक जनरल या कोई स्पेशल ऑर्डर से दिया जा सकता है, और जब ये ऑर्डर दे दिया जाएगा तो वो रिकवर कर सकता है एरियाज ऑफ टैक्स को बाय डिस्ट्रेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो 222 में था, दैट वाज अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे है कि डिस्ट्रेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और इसका प्रोसीजर थर्ड शेड्यूल में लेट डाउन है। तो रिकवरी के सेक्शंस पढ़ने के बाद हम लोग सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल पर जाएंगे, सो दैट कंटिन्यूएशन में हम रिकवरी प्रोविजंस को ठीक से समझ लें कि ये कैसे होता है। 226 करने के बाद हम जाते हैं 227 पर। और 227 है रिकवरी थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। इफ द रिकवरी ऑफ टैक्स इन एनी एरिया हैज बीन इंटरेस्टेड टू अ स्टेट गवर्नमेंट, अगर टैक्स की रिकवरी किसी स्टेट गवर्नमेंट पर इंटरेस्ट कर दी गई है, उन पे जिम्मेदारी डाल दी गई है, under clause 1 of 258 of the constitution, the state government may direct with respect to that area or any part thereof, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस एरिया के रिस्पेक्ट में अगर टैक्स रिकवरी की जिम्मेदारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे डाली गई है, तब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है उस एरिया के रिस्पेक्ट में या उस पार्ट ऑफ एरिया के रिस्पेक्ट में जिस एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई है। क्या दे सकता है डायरेक्शन? दैट द टैक्स शैल बी रिकवर्ड देयरइन, उस एरिया में जो टैक्स रिकवर किया जाएगा विथ एंड एज एन एडिशन टू एनी म्यूनिसिपल टैक्स, वो टैक्स जो है म्यूनिसिपल टैक्स के साथ साथ वो टैक्स भी इकट्ठा किया जाएगा, या कोई भी लोकल टैक्स है, लोकल रेट एंड लोकल टैक्स जो इकट्ठा किया जा रहा है उसके साथ ये टैक्स भी इकट्ठा किया जाएगा। ऐसा डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है बाय द सेम पर्सन एंड इन द सेम मैनर एज द म्यूनिसिपल टैक्स और लोकल रेट इज रिकवर्ड, और उसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा या उसी व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और उसी प्रकार से कलेक्ट किया जाएगा जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्स कलेक्ट किया जाता है या कोई लोकल रेट, लोकल टैक्स जैसे रिकवर किया जाता है, तरीका वही होगा। तो जो म्यूनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्सेस को रिकवर करने के प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर्स को एक तरह से यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है उन कंडीशंस में जहाँ पर टैक्स की रिकवरी की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर डाली जाती है। आर्टिकल 258 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत, तो लेट अस फर्स्ट सी ये जो आर्टिकल 258 है व्हाट डज इट से। तो आर्टिकल 258 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, notwithstanding anything in this constitution, the president may with the consent of the government of a state, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट आना चाहिए, प्रेसिडेंट इंटरेस्ट कर सकता है या तो शर्त से या बेशर्त बिना शर्त के, आइदर कंडीशनली और अनकंडीशनली, टू दैट गवर्नमेंट और टू इट्स ऑफिसर्स, वो इंटरेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट कि उस गवर्नमेंट पे या उसके ऑफिसर्स पे उन फंक्शंस को इन रिलेशन टू एनी मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, ऐसे फंक्शन जो कि जिसके लिए यूनियन के पावर हैं, यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, तो तीन तरह के पावर हो सकते हैं, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर।
लेजिस्लेटिव पावर जहाँ पे लॉ बनाने की जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव पावर यानी लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, एंड जुडिशियल पावर जहाँ पर लॉ के ऊपर जजमेंट देने की जो जिम्मेदारी है। तो ये जो 3 जिम्मेदारियाँ, इनमें से जो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके वो अगर जहाँ तक जिन फंक्शंस तक एक्सटेंड कर रहा है, यानी जिन कार्यों को करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के पास है, उन अपने एग्जीक्यूटिव कार्यों को करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से प्रेसिडेंट कंडीशनली या अनकंडीशनली शर्त के अधीन या बिना किसी शर्त के अधीन जो पावर्स हैं वो दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को अंडर आर्टिकल 258(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर वो ये पावर्स दे देते हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट कैन यूज दीज पावर्स। तो ऐसे कंडीशन में वो पावर्स कैसे यूज होंगी उसके बारे में सेक्शन 227 है इनकम टैक्स एक्ट का, और सेक्शन 227 कहता है कि अगर टैक्स की रिकवरी का कार्य स्टेट गवर्नमेंट को एंट्रस्ट कर दिया जाता है, यानी टैक्स की रिकवरी का कार्य भी एक एग्जीक्यूटिव कार्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन का, और अगर वो उसको एंट्रस्ट कर देते हैं आर्टिकल 258(1) के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से ये काम होगा। तो अगर ऐसा होता है तो जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्शन देगी कि वो उस टैक्स को जैसे म्युनिसिपल टैक्स या लोकल रेट कलेक्ट होता है उसी पर्सन के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और उसी तरीके से कलेक्ट किया जाएगा। यानी यहाँ पर उनके जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं और जो ज्यूरिसडिक्शन वाले ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ये पावर, ये ड्यूटी आ जाएगी जब भी ऐसा होता है। तो ये पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई। उसके बाद 228 सेक्शन है और वो ओमिट कर दिया गया था, रिकवरी ऑफ इंडियन टैक्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टैक्स इन इंडिया, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, एंड रिकवरी ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। 228A, where an agreement is entered into by the central government with the government of any other country outside India for recovery of income tax under this act. जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लागू होता है उसको रिकवर करने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी और देश की गवर्नमेंट के साथ जो कि आउटसाइड इंडिया है उसके साथ कोई एग्रीमेंट करता है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री, और जो भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी जो उसके इनकम टैक्स लॉ जो उस कंट्री में जो है उसके तहत, एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और एनी authority under that government which is specified in this behalf in such agreement sends to the board a certificate। और जब भी ऐसा एग्रीमेंट होता है कि टैक्स को रिकवर किया जाएगा हमारी लॉ के अंतर्गत या उनकी लॉ के अंतर्गत, और ऐसे म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत जब उस देश की जो सरकार है या उस देश की जो अथॉरिटी है जिसको स्पेसिफाई किया गया है उस एग्रीमेंट में, वो अथॉरिटी हमारे बोर्ड को एक सर्टिफिकेट अगर देती है, भेजती है, सेंड्स टू द बोर्ड अ सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ एनी टैक्स, कि ये सर्टिफिकेट है टैक्स के रिकवरी का, वो हमारे बोर्ड को एक सर्टिफिकेट भेजती है फॉर द रिकवरी ऑफ एनी टैक्स विच वाज ड्यू अंडर सच करस्पॉन्डिंग लॉ फ्रॉम द रेसिडेंट, हमारे देश में जो रेसिडेंट है उससे कलेक्शन के, अ पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, या उस व्यक्ति से जो कि रेजिडेंट नहीं भी है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है। द बोर्ड में फॉरवर्ड सर्टिफिकेट टू एनी टीआरओ, तो जब वो ऐसा सर्टिफिकेट आता है तो बोर्ड उस सर्टिफिकेट को किसी भी टैक्स रिकवरी ऑफिसर को फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन उस रेजिडेंट के ऊपर है। जो ज्यूरिसडिक्शनल टीआरओ है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, या उस टीआरओ को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी है, एंड देयर अपॉन सच टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल, उसके बाद वो टीआरओ क्या करेगा जिसको ये सर्टिफिकेट फॉरवर्ड किया जाता है, द टीआरओ शैल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट, टीआरओ जो है उस अमाउंट को रिकवर करेगा
जो स्पेसिफाइड है उस सर्टिफिकेट में, in the manner in which he would proceed to recover the amount specified in a certificate drawn up under section 222. जैसे वो सेक्शन 222 में ड्रॉन सर्टिफिकेट जो है फॉर्म 57 में जो ड्रॉ होता है, उसके उस सर्टिफिकेट के तहत जैसे वो रिकवरी करता है सेक्शन 222 की पावर्स का इस्तेमाल करके, उस प्रकार से इस सर्टिफिकेट का के ऊपर भी वो कार्रवाई करेगा। और एंड ही मे रेमिट ही शैल रेमिट एनी सम्स वो रिकवर्ड बाय हिम टू द बोर्ड, और कोई भी राशि जो वो रिकवर करेगा वो उसको बोर्ड को रेमिट कर देगा, यानी दे देगा, भेज देगा, आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस, उसके अपने जो खर्चे हुए थे, अपने खर्चे मतलब जो भी कार्रवाई के जो खर्चे थे उनको काटने के बाद, इन कनेक्शन विद द रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जो भी खर्चे हुए थे। वैसे तो जो खर्चे होते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स में, अगर वो 226 के तहत नहीं होते हैं और 222 के तहत होते हैं तो वो खर्चे एसएससी से रिकवरेबल होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हो सकता है एसएससी वहाँ नहीं है, तो जो भी राशि कलेक्ट की जा रही है उसी में से वो खर्चे काट लेगा। Where an assessee is in default or is deemed to be in default in making a payment of tax, the TRO may, if the assessee is a resident of a country, being a country within which with which the central government has entered into an agreement for the recovery of income tax under this act and the corresponding law in force in that country, or has any property in that country, forward to the board a certificate drawn up by him. अगर कोई एसएससी डिफॉल्ट में है या डीम टू बी इन डिफॉल्ट है टैक्स के पेमेंट के रिस्पेक्ट में, तो जो टीआरओ है, अगर एसएससी एक ऐसे देश का रेसिडेंट है जिस देश के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकवरी के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है इस एक्ट के तहत एंड कॉरस्पॉन्डिंग लॉ के तहत, उस जो फोर्स में है उस कंट्री के, तो या फिर अगर उस वो व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी है उस कंट्री में, तो दोनों कंडीशन में अगर कोई प्रॉपर्टी है या रह रहा है वो उस कंट्री में, रेसिडेंट है उस कंट्री का, तो जो टीआरओ है विल फॉरवर्ड अ बोर्ड टू द बोर्ड अ सर्टिफिकेट। वो टीआरओ एक सर्टिफिकेट ड्रॉ करेगा सेक्शन 222 में और उसको बोर्ड को फॉरवर्ड कर देगा, एंड द बोर्ड मे टेक सच एक्शन देयर ऑन एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट। और जो बोर्ड है उसमें ऐसा एक्शन ले सकता है जैसा कि अप्रोप्रिएट होगा, यानी बोर्ड को मजबूर ना करते हुए कि बोर्ड ऐसे ही करे या वैसा करे। बोर्ड में टेक सच एक्शन देयर ऑन एज इट में डीम अप्रोप्रिएट, जैसा उसको लगता है कि उपयुक्त है वैसा एक्शन बोर्ड लेगा, हैविंग रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, उन एग्रीमेंट की शर्तों को मद्देनजर रखते हुए, विद सच कंट्री, एग्रीमेंट को देखेगा, एग्रीमेंट में क्या है उसके अनुसार बोर्ड एक्शन लेगा। इसे यहाँ बोर्ड को मजबूर नहीं किया जा रहा, लेकिन बोर्ड एक्शन तो वही लेगा जो किसी को भी जब सर्टिफिकेट ये दिया जाता है उसको एक्शन लेना होता है। कहने का मतलब ये कि बोर्ड उस सर्टिफिकेट को फॉरवर्ड कर देगा उस देश को, जैसे उस देश ने भी सर्टिफिकेट फॉरवर्ड किया था जिसमें हमारा टीआरओ जो था वो जो कलेक्ट कर रहा था, रिकवर कर रहा था टैक्सेस को, उसी तरह से जो हमारा टीआरओ सर्टिफिकेट ड्रॉ करेगा बोर्ड को देगा, बोर्ड जो है वो दूसरे देश को देगा। दूसरी बात ये, जब कोई उस देश का बोर्ड या उस देश की जो भी लोकल अथॉरिटी है, जो भी ऑथराइज्ड अथॉरिटी है, जब वो सर्टिफिकेट भेजती है हमारे बोर्ड को, तो जो भी खर्चे काटे गए थे टैक्स रिकवरी ऑफिसर के द्वारा उस टैक्स को रिकवर करते टाइम, वो खर्चे वो बोर्ड भी इन टर्न क्लेम कर सकता है, और वो उसका उस एग्रीमेंट में इस बारे में मेंशन हो सकता है कि जो खर्चे होंगे उसको आपको चुकाना होगा। अब वो जब चुकाएंगे तो वो अपने एसेस वो भी जो है, चूंकि जब वो टैक्स उनको मिल जाएगा तो वो खर्चे माइनस करके मिल जाएंगे, तो एक तरह से वो खर्चे उनके उस तरह से चुक गए हैं। So that is what is mentioned in 228A, recovery of tax in pursuance of agreement with the foreign countries। तो अगर एसएससी हमारा दूसरे देश में चला गया या वहाँ पे रहने लगा तो भी 228 का सहारा 228A का सहारा लेके टैक्स को रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद आते रिकवरी ऑफ पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम्स।
Section 229 says that any sum which is imposed by way of interest, fine, penalty, or any other sum payable under the provisions of this Act shall be recoverable in the manner provided in this chapter for the recovery of arrears of tax. जिस प्रकार से टैक्स के एरियर इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, वैसे ही ठीक उसी तरह से जो इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी या दूसरी जो भी राशियां इस एक्ट के प्रोविजन में पेबल हैं उनको भी कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे फीस हुई या और भी कोई राशि हुई। ये बात क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब वो बार बार टैक्स इन एरियर शब्द का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए अब आते हैं टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। Section 230 of the Income Tax Act says that subject to like such exceptions as the central government may by notification of official gazette specify on this behalf, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके एक्सेप्शन स्पेसिफाई कर सकती हैं, एंड सब्जेक्ट टू दोज एक्सेप्शंस अ पर्सन नो पर्सन जो कि डोमिसाइल्ड नहीं है इंडिया में, यानी इंडिया से बाहर डोमिसाइल्ड है, who has come to India in connection with the business, profession or employment, and who has income derived from any source in India, shall leave the territory of India by land, sea or air, unless he furnishes to such authority as may be prescribed, and taking in the prescribed form from his employer, or through whom such person is in receipt of the income, to the effect that tax payable by such person who is not domiciled in India shall be paid by the employer referred to in clause 1, or the person referred to in clause 2, and the prescribed authority shall, on receipt of the undertaking, immediately give to such person a no objection certificate for living in India. तो जो यहाँ ये बात कही जा रही है, विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई व्यक्ति जो इंडिया में डोमिसाइल्ड नहीं है, यानी इंडिया से बाहर डोमिसाइल्ड है, और वो इंडिया आया था अपने बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के कनेक्शन में आया था, और उसके पास इनकम है जो कि किसी इंडिया के सोर्स से डिराइव कर रहा हो, यानी बाहर यहाँ पर बिजनेस करने आया है वो व्यक्ति, या अपने इनकम कमाने आया है किसी स्रोत से, वो व्यक्ति इंडिया की टेरिटरी नहीं छोड़ सकता है, टेरिटरी लैंड, सी या एयर किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकता, जब तक कि वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को एक अंडरटेकिंग नहीं देगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और वो अंडरटेकिंग उसका एम्प्लॉयर देगा, और जिससे भी वो इनकम प्राप्त कर रहा है या तो वो देगा, थ्रू होम सच पर्सन इज इन रिसीट ऑफ द इनकम, जिसके माध्यम से वो इनकम रिसीव कर रहा है, वो उस अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब करेगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक उससे अंडरटेकिंग लेगा, अंडरटेकिंग द प्रिस्क्राइब फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर और थ्रू होम, जिससे भी वो रिसीट इनकम की प्राप्त कर रहा है उससे वो अंडरटेकिंग लेगा। क्या अंडरटेकिंग लेगा? कि जिससे उसको इनकम प्राप्त हो रही है या वो एम्प्लॉयर जो है वो उसका टैक्स भर देगा, और टू द इफेक्ट द टैक्स पेबल बाय सच पर्सन शैल बी पेड बाय एम्प्लॉयर और दैट पर्सन, यानी उसका टैक्स जो है वो भरेगा और उसका एम्प्लॉयर भरेगा। अगर ये अंडरटेकिंग वो दे देगा, उसके बाद जैसे ही वो अंडरटेकिंग दे देता है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जो है उसके लिए मजबूरी है, शैल, जैसे ही उसको अंडरटेकिंग मिलती है इमीडिएटली उस पर्सन को वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा फॉर लिविंग इंडिया। उसके पास कोई और चारा नहीं है, उसको देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु इज नॉट डोमिसाइल्ड इन इंडिया। लेकिन ये सबसेक्शन 1 ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि हालांकि इंडिया में हालांकि डोमिसाइल नहीं है, लेकिन वो इंडिया विजिट कर रहा है एक फॉरेन टूरिस्ट के रूप में, वो बस इंडिया को देखने आया है या किसी और पर्पज से आया है, लेकिन वो अपने बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से नहीं आया। बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के अलावा किसी और पर्पज से आने वाले व्यक्ति के लिए, यानी ये टूरिज्म के लिए ये कोई हमेशा जो है वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो नहीं है, टूरिस्ट के लिए नहीं है। इट इज मेंट फॉर दैट पर्सन हु इज कमिंग हियर फॉर बिजनेस।
उसके बाद सब्जेक्ट टू such exceptions as the central government may by notification in the official gazette specify on its behalf, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्सेप्शंस बना सकती है. Every person who is domiciled in India at the time of his departure from India shall furnish in the prescribed form to the income tax authority or such other authority as may prescribe the permanent account number allotted to him under section 139A. ये 1A सेक्शन है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हालांकि एक्सेप्शन इसमें कर सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा, लेकिन ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि हर व्यक्ति जो इंडिया में डोमिसाइल्ड है, जब इंडिया से डिपार्चर उसका हो रहा है, वो क्या करे, उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक डिक्लेरेशन देगा. He shall furnish in the prescribed form to the income tax authority or such authority as may prescribe. क्या फर्निश करेगा? अपना पैन फर्निश करेगा जो उसको अलॉट हुआ था, अपना विजिट का पर्पस देगा और कितने दिन तक वो बाहर रहेगा, एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया, और बशर्ते ये कि कोई भी पर्सन जो कि इंडिया में डोमिसाइल्ड है अपने डिपार्चर के समय पे और जिसके रिस्पेक्ट में ऐसी परिस्थितियां एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के ओपिनियन में ये जरूरी कर देती हैं, रेंडर इट नेसेसरी, यानी जरूरी कर देती हैं कि उस व्यक्ति के लिए कि वो ऑब्टेन करे इस सेक्शन में एक सर्टिफिकेट, तो ऐसा व्यक्ति भी इंडिया की टेरिटरी छोड़ नहीं सकता है लैंड, सी या एयर से, जब तक कि वो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर लेता फ्रॉम द इनकम टैक्स अथॉरिटी जो स्टेट करेगा कि उसके पास कोई लायबिलिटीज़ नहीं है इस एक्ट के तहत या वेल्थ टैक्स एक्ट के तहत या गिफ्ट टैक्स एक्ट के तहत या एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट के तहत, या फिर वो उसने सेटिस्फैक्ट्री इंतज़ाम कर दिए हैं कोई भी टैक्सेस पे किए जाने के लिए जो उसके द्वारा पेबल हैं, जो पेबल या फिर उसके द्वारा पेबल हो जाएंगे. प्रोवाइडेड दैट नो income tax authority shall make it necessary for any person who is domiciled in India to obtain a certificate under this section unless he records the reasons therefor. लेकिन कोई भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को अगर ये सर्टिफिकेट जरूरी करना है किसी भी पर्सन के लिए जो इंडिया छोड़ रहा है, तो उसको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा और प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रिंसिपल CCIT या CCIT का, और तभी वो इस सर्टिफिकेट को जरूरी कर सकता है. वैसे ये सर्टिफिकेट जरूरी नहीं किया जा सकता. हाँ, परमानेंट अकाउंट नंबर देना और पर्पस बताना और एस्टिमेटेड पीरियड बताना ये जरूरी है, और ये केवल एक इंटीमेशन है जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को दिया जाता है, जो कि डिपार्चर के टाइम वो देता है. तो एयरपोर्ट में अथॉरिटीज हैं वो इसको ले लेती है. That is why our officer is sitting there at the airport. Now, provided that अब पार्ट 2 है इसका. If the owner or charter of any ship or aircraft carrying persons from any place in the territory of India to any place outside India, कोई भी ओनर है शिप का या एयरक्राफ्ट का या उसका चार्टर जिसने चार्टर किया है शिप को या एयरक्राफ्ट को, जो एयरक्राफ्ट या शिप लेके जा रहा है लोगों को किसी भी इंडिया की टेरिटरी से, इंडिया से बाहर, he allows any person to whom subsection 1 or first proviso to subsection 1 applies to travel by such ship or aircraft without first satisfying himself that such person is in possession of a certificate as required by that subsection. बिना अपने आप को सेटिस्फाई किए जो अलाउ कर देता है ऐसे पर्सन को कि वो ट्रैवल करे उसके शिप या एयरक्राफ्ट में, he shall be personally liable to pay, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा और पेमेंट करने के लिए वो पूरा अमाउंट ऑफ टैक्स इफ एनी जो पेएबल था उस व्यक्ति के द्वारा एज द असेसिंग ऑफिसर में हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांस ऑफ केस डिटरमिन. जितना असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करेगा उतना टैक्स उसके द्वारा पेएबल है उन सर्कमस्टांसेस में, वो जो पेमेंट है वो उस व्यक्ति को करना होगा जो कि उस शिप या एयरक्राफ्ट का मालिक है या उसने चार्टर किया शिप या एयरक्राफ्ट जिसमें उसने बिना अपने आप को पहले सेटिस्फाई किए हुए कि वो पर्सन जो है उसके पास वो सर्टिफिकेट है कि नहीं है, जैसा कि सबसेक्शन 1 या 1A में रिक्वायर्ड था. तो ये जिम्मेदारी उस प्राइवेट प्लेन वाले के पास या प्राइवेट शिप वाले के पास भी डाल दी गई है, क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ेगा.
जो भी ओनर है शिप का या जो चार्टर है उस शिप एयरक्राफ्ट का, जिससे वो व्यक्ति इंडिया से बाहर चला गया. Now, in respect of any sum payable by the owner or charter of any ship or aircraft under subsection 2, the owner or charter, as the case may be, shall be deemed to be an assessee in default for such sum. और इस पेमेंट के लिए वो जो चार्टर है शिप का या जो ओनर है शिप या एयरक्राफ्ट का, वो assessee in default मान लिया जाएगा for such sum, उस सम के लिए, उस राशि के लिए. And such sum shall be recoverable from him, और ऐसी राशि उससे रिकवरेबल हो जाएगी in the manner provided in this chapter, जैसा कि इस चैप्टर में प्रोवाइडेड है, as if it were an area of tax, जैसे कि वो टैक्स का एरिया था. तो ये कौन सी राशि उससे पेमेंट लेना होगा? यहाँ लिखा है, he shall be personally liable to pay the whole or any part of the amount of tax, if any, अगर कोई टैक्स है जो कि पेबल है बाय सच पर्सन, जैसा कि असेसिंग ऑफिसर परिस्थितियों के को मद्देनजर रखते हुए तय करते हैं. यानी असेसिंग ऑफिसर तय करेंगे परिस्थितियों के मद्देनजर कितना टैक्स उसके द्वारा पेबल है, और उसके लिए वो पर्सन डीम टू बी असेसिंग डिफॉल्ट तुरंत मान लिया जाएगा. जैसे वो इंश्योर करता है, जैसे वो बिना सेटिस्फाई करे उस पर्सन को जाने देता है अपने शिप से, अलाउज एनी पर्सन टू ट्रैवल अलाउ कर देता है जैसे ही, तो वो जिम्मेदार हो जाएगा. और सबसेक्शन 4 में कहा गया, द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग एनी मैटर नेसेसरी फॉर और इंसिडेंटल टू द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन. इस सेक्शन के प्रावधानों को कैरी आउट करने के लिए बोर्ड इसमें रूल्स बना सकता है, रेगुलेट करने के लिए किसी भी मैटर को जो कि जरूरी था या उससे जुड़ा हुआ था, इंसिडेंटल था, इन मैटर से जो इस प्रावधान में जो डिस्कस किए गए हैं. For the purposes of this section, the expression owner and charter include any representative, और ओनर चार्टर में रिप्रेजेंटेटिव भी आएगा, उसका एजेंट भी आएगा. हो सकता है ओनर इंडिया से बाहर का हो तो एजेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी, या कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है जो कि उस ओनर या चार्टर का जो एम्पावर्ड है कि जो पर्सनस को अलाउ कर सकता है टू ट्रैवल. तो जो भी व्यक्ति अलाउ एम्पावर्ड है टू ट्रैवल, वो डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है ओनर और चार्टर में वो एम्प्लॉय भी आएगा जो कि ओनर का एम्प्लॉय है, जिसको ये पावर है कि पर्सन को, किसी भी पर्सन को अपने शिप या एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करने के लिए अलाउ कर सकता है. और इस संबंध में देयर आर अ फ्यू रूल्स ऑल्सो, 42, 43, 45, 44, और इन रूल्स को हम अपने कल वाले डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे, जिससे ये सेक्शन हमारा, और थोड़ा सा इस सेक्शन का रिवीजन भी हम कर लेंगे व्हेन वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन टुमारो मॉर्निंग एट 10 o'clock. So with those words, we come to the end of today's session.